हाय एवरीवन। आप लोग का मैथ के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में। इसके पहले के सेशन में हम परम्यूटेशंस के बहुत सारे लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने परम्यूटेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। और अगर आपको उन वीडियोस में किसी भी सवाल को लेके कोई डाउट आता है तो हर एक वीडियो के नीचे हमारे डाउट क्लियरिंग टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसे आप क्लिक करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन में बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन कैसे डिफरेंट है परमुटेशन से। ठीक है, तो हालांकि जब मैं परमुटेशन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ये चीज़ आपसे बताई थी, आपको ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं, साथ ही साथ हम उसको परम्यूटेट करते हैं या उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि परम्यूटेशन में सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें वहां पर मायने रखती हैं। बट जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ और सिर्फ कंबाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आपको 11 लोग की एक टीम बनानी है, क्रिकेट टीम बनानी है, तो आपका सिर्फ ये काम है कि उस टीम में कौन से 11 प्लेयर खेलेंगे। मगर आपका काम ये नहीं है कि कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा, कौन कहां पर फील्डिंग करेगा। ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको एक 11 लोग की टीम बनानी है, तो आपको एक कॉम्बिनेशन उनको बना के देना है बस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आपको उनको क्या देना है, कॉम्बिनेशन बना के देना है। आपको उनको अरेंज नहीं करना है कि वो किस ऑर्डर में खेलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो अरेंजमेंट है कॉम्बिनेशन के केस में, जो अरेंजमेंट है वो मायने नहीं रखता। सिर्फ यही मायने रखता है कि आपने कितने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, है ना। आपके पास में कुछ चीजें अवेलेबल हैं, उससे आपने कितने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, तो जो बुक में जो डेफिनेशन है अगर हम उसकी बात करें तो हम बातें हैं कि यहां पर बोल रहा है कि ईच ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, each of the different groups or selection that can be made out of a given number of things by taking some or all of them at a time, irrespective of their arrangements, is called a combination। ठीक है, तो आपके पास में जितने भी चीजें अवेलेबल हैं उसको अगर आप अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में या उसको अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करके बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें ये चीज मायने नहीं रखती कि उनका क्या ऑर्डर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ये तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पर्सन A B C टेकन 2 at a टाइम। ठीक है, अब ABC 3 पर्सन है, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। एक बार में आप सिर्फ दो लोगों को ले सकते हो, तो आपने एक बार ए और बी को ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार ए और बी को ले लिया, ए बी बन गया। या एक बार आपने ए और सी को ले लिया, ए सी ले लिया। एक बार बी और सी को ले लिया, बी सी ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ए बी है, यहाँ जो ए बी है और यहाँ जो बी ए है, ये दो अलग अलग परम्यूटेशंस हैं। बट अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये और ये जो है ये एक ही कॉम्बिनेशन है ना। जैसे आपने किसी को बोला कि आप और आप दोनों साथ में डांस करेंगे, तो आप और आप दोनों डांस करेंगे। ठीक है, तो ये तो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, तो ये कॉम्बिनेशन है। बट अगर आपने उसकी पोजीशन फिक्स कर दी कि नहीं पहले ये एंट्री करेगा फिर ये एंट्री करेगा, या नहीं पहले ये एंट्री करेगा फिर ये एंट्री करेगा, तो फिर वो आपने उनको अरेंज भी कर दिया। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि क्लियरली ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट द सेम कॉम्बिनेशन बट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा एग्जांपल है कि ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पर्सन A B C D टेकन 2 at a टाइम। तो यहाँ पर 4 लोग हैं आपके पास अवेलेबल, आपको दो लोग का, एक बार में दो लोग का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आपने ए बी बनाया, ए सी बनाया, ए डी बनाया, बी सी बनाया, बी डी बनाया, सी डी बनाया। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये सब जो है, अब यहाँ पर ए बी के अलावा बी ए भी हो सकता है, ए सी के अलावा सी ए भी हो सकता है। तो परम्यूटेशन के हिसाब से वो दो अलग अलग परम्यूटेशन कहलाएंगे, बट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ए बी और बी एक ही कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी एक तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन ए कॉम्बिनेशन ओनली ए ग्रुप इज मेड एंड द ऑर्डर इन विच द ऑब्जेक्ट आर अरेंज इज इमेटेरियल है। ठीक है ना, मतलब
कि जो अरेंजमेंट है वो मायने नहीं रखता है। ऑन अदर हैंड इन परम्यूटेशन नॉट ओनली द ग्रुप इज फॉर्म बट ऑल्सो एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर इज कंसिडर्ड। तो यहाँ पर ऑर्डर भी मायने रखता है। आपको ग्रुप तो बनाना ही है, सिलेक्शन तो करना ही है, बट साथ साथ में उसका ऑर्डर भी आपको बताना है। ठीक है। इन जनरल वी यूज द वर्ड अरेंजमेंट फॉर परम्यूटेशंस एंड द वर्ड सिलेक्शन फॉर द कॉम्बिनेशन। तो ये आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बता दिया कि अगर किसी सवाल में कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे ये पता चलेगा, कैसे आपको फीलिंग आएगी कि ये सवाल परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। तो अगर अरेंजमेंट बोल रहा है यानी वो परम्यूटेशन का सवाल है, अगर वो सिलेक्शन बोल रहा है यानी कि वो कॉम्बिनेशन का सवाल है। सिलेक्शन बोल रहा है यानी कि सिर्फ सेलेक्ट करना है, अरेंजमेंट बोल रहा है तो आपको सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, फिर उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले सिलेक्शन होगा फिर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर लिखा है ए बी एंड बी आर टू डिफरेंट परमुटेशन बट ईच रिप्रेजेंट द सेम कॉम्बिनेशन। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, ये सब एक ही कॉम्बिनेशन है बट ये अलग अलग परमुटेशन। तो यहाँ पर वही लिखा है कि आर सिक्स डिफरेंट परमुटेशन बट ईच वन रिप्रेजेंट द सेम कॉम्बिनेशन नेमली ए बी सी। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आपके लिए जो आपको पता होने चाहिए, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनके हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम आखिरी मोमेंट पे ये सब चीजें देख रहे हैं तो हमें ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इनका यूज अभी हम करेंगे, तो कैसे करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि इफ एन सी 18 इज इक्वल टू एन सी 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 सी एन। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, ये आप नोट भी कर लेना कि एन सी आर जो है वो ओपन कैसे होता है, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि एन सी जीरो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से तो ये एन फैक्टोरियल यहाँ आएगा, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, और ये भी एन फैक्टोरियल ही बनेगा, तो ये कैंसिल होके वन बन जाएगा। अच्छा, फिर अगर मैं बोलूँ कि एन सी एन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एन फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर ये वाला एन फैक्टोरियल और फिर इनका डिफरेंस एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये क्या दिखाई देगा सर, ये एन फैक्टोरियल दिखाई देगा, ये एन फैक्टोरियल दिखाई देगा, ये जीरो फैक्टोरियल दिखाई देगा। तो यहाँ से फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये वन बन जाएगा। अच्छा, यानी कि इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको बोलूं एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन माइनस जीरो, तो ये एन सी एन ही बनेगा। हाँ या ना। और अभी आपने ये फॉर्मूला ऊपर देखा कि एन सी आर जो होता है वो एन माइनस एन, एन सी आर जो होता है वो एन सी एन माइनस आर होता है। एन सी आर क्या होता है, एन सी एन माइनस आर होता है। एन माइनस आर यानी कि इनका और इनका डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, तो वही चीज यहां पर मैंने आपको बताई कि अगर ये n है और ये r है, तो यहां पर मैंने लिखा n c r और फिर यहां लिख दिया n c n माइनस r। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो n माइनस आर करने पे तो n ही आ गया, यानी कि ये दोनों और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी दोनों की बराबर आ रही है। आ रही है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि n c वन क्या होगा, तो आपने बोला n फैक्टोरियल, फिर आप लिखोगे वन फैक्टोरियल, फिर लिखोगे आप n माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आएगा n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। वन फैक्टोरियल तो वन होता ही है, नीचे n माइनस वन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, n आएगा। यानी कि यहाँ पर एन सी वन में आप एन सी वन में n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपको रिजल्ट n ही मिलने वाला है। यानी आप फाइव सी वन लिखो, फोर सी वन लिखो, थ्री सी वन लिखो, रिस्पेक्टिवली आपको फाइव फोर थ्री ही मिलने वाला है। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर हमने बात की कि एन सी टू क्या होगा, एन सी टू क्या होगा, तो आपने लिखा एन फैक्टोरियल, फिर आपने लिखा टू फैक्टोरियल, फिर लिखा आपने एन माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन करें तो ये कैसे ओपन होगा सर, ये होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू, और यहाँ पर लिखा हुआ है एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो एन माइनस टू फैक्टोरियल चला जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आएगा कितना, एन एन माइनस वन अपॉन टू। ये चीज याद रखना क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। जैसे कि अगर आपको कभी फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, आपको कभी टेन सी एट आ गया, तो टेन सी एट को पहले तो आप क्या लिख सकते हो, टेन सी टू लिख सकते हो। कैसे, एन सी आर को आप एन सी एन माइनस आर लिख सकते हो।
हाँ या ना? अच्छा। अब 10c2 कैसे ओपन होगा सर? 10 लिखो, फिर 10 में से एक कम करो 9 लिखो और नीचे 2 लगा दो। यही चीज है भाई। n लिखा आपने, फिर n में से 1 कम किया और फिर 2। अगर आप इसको ऑपरेट करने जाते हो तो क्या लिखना पड़ता है आपको? 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 में से 8 गया 2 फैक्टोरियल, फिर आप लिखते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर आप बोलते हैं इसको काटो, फिर ये होता है 10 इंटू 9 अपॉन 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो इतनी मेहनत ना करें, इसको याद रखें कि NC2 जो होता है वो n माइनस 1 अपॉन 2 होता है। अब यहाँ n के लिए आप कुछ भी पुट करो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया आपका काम खत्म। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ और चीजें आपको समझा सकूं। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको जो मुझे बताना था वो ये बताना था। ठीक है, ये तो क्लियर हो ही गया आपको, तो अब सवाल कर लेते हैं। जैसे आपके पास पहला सवाल आया कि NC18 लिखा हुआ है इज इक्वल टू NC12 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ये हो गया कि NCX लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ लिखा है NCY, ये बराबर है। और आपको बोला गया कि x और y जो है ये बराबर नहीं है, तो x प्लस वाई जो होगा वो n के बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कहाँ लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ NCX अगर NCY के बराबर है और x और y बराबर नहीं है, तो x प्लस वाई जो होगा वो n के बराबर होगा। ठीक है, यही चीज़ हमने अभी यहाँ लिखी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई के फॉर्म में लिखा है और एक्स और वाई बराबर नहीं है। तो हमको अगर एन चाहिए तो हम एन को क्या लिख सकते हैं कि वो 18 प्लस 12 के बराबर हो जाएगा। तो 18 प्लस 12 कितना होता है आपका? 30 होता है, यानी एन के लिए 30 आ गई। आपको क्या निकालना है? 32 CN निकालना है। तो आप लिखोगे 32 CN, एन की जगह 30 पुट कर दोगे। अभी थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लिखोगे 32C, 32 माइनस 30 कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 31 अपॉन 2। और यहाँ से 2 इसको काटेगा 16 टाइम, तो 16 × 1 = 16, 16 इंटू 3 48, तो 480। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 496। तो ये आपके सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है आपसे कि 10CR इज इक्वल टू 10CR+4 है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जैसे ही 10CX लिखा है मान लो, और ये 10CY लिखा है, यहाँ पर ये n की जगह 10 लिखा है यहाँ पर। तो हमको मालूम है कि यहाँ पर जो n होता है वो x प्लस वाई के बराबर होता है। और n की जगह यहाँ 10 लिखा है और x और y की जगह r और r+4 लिखा है। तो ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा 6। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आर किलो कितनी हो जाएगी? 3। अब आर किलो 3 हो गई तो ये हो जाएगा 5C3। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 गया तो कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। एक चीज, या तो आप बोलते कि सर 5C3 को तो मैं 5C2 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये अगर n है और अगर ये r है, तो n-r लिख सकता था ना। NCR को n-r लिख, NCn-r लिख सकता हूँ। तो ये 5C2 हो जाएगा, और ये 5C2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 4 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 10 आएगा। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसको भी सॉल्व करके देख लो कि 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120, ये होता है 6, ये होता है 2, तो ये जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, सीधी सीधी, सिंपल है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर सवाल आ गया, अच्छा सवाल है कि इफ NCR-1 रेशियो NCR+1 इज इक्वल टू 3:4:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड R। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले मैंने देखा कि यहाँ पर ना इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाया। मैंने लिखा NCR और NCR+1, NCR NCR+1, तो इसका रेशियो कितना आएगा? 4:5। ठीक है सर, ये आ गया।
अब मेरे को देखा यार एनसीआर और एनसीआर प्लस वन तो कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये आपको फॉर्मूला एनसीआर और एनसीआर प्लस वन। मतलब ये फॉर्मूला मैं आपको एक एक करके सारे फॉर्मूले यूज करवा रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस वन क्या होता है, आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर। ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि भाई ये जो होता है ये आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर होता है। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4n - 4r इज इक्वल टू 5r + 5। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4n - 9r इज इक्वल टू 5। ये हो गया। ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं इसी इक्वेशन में ये जो आपने फॉर्मूला लिखा इसी में अगर मैं ये बोल दूं आपको रिप्लेस r बाय r - 1। तो ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा एन सी आर की जगह r - 1। और यहाँ आ जाएगा एन सी आर की जगह r - 1 पुट करोगे तो r - 1 + 1 तो r ही बचेगा। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा एन सी r - 1 अपॉन एन सी आर, और इसका रेशियो कितना है 3:4। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3:4। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये जो चीज है आपने इसमें चेंज किया ना कि r को r - 1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ भी वही चीज कर दो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे कि r की जगह r - 1 करोगे तो यहाँ r आ जाएगा और यहाँ पर n - r + 1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 3n - 3r + 3 इज इक्वल टू 4r। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 7r - 3n इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आर और एन निकाल सकते हो। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो, कर सकते हो। आसान है इतना, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर 62 और 27 आएगा। आपकी आर की वैल्यू 27 आएगी, उल्टा लिख दिया मैंने, आर की वैल्यू 27 आएगी और एन की वैल्यू 62 आएगी। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आप कर लेना क्योंकि ये काम तो आपने बचपन में किया हुआ है, तो यहाँ पर हम अपना टाइम थोड़ा बचा लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपके पास सामने आ गया कि इफ 2n c3 रेशियो n c3 अगर 11:1 है तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर तो सिंपल हो गया, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये 2n फैक्टोरियल है, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 3 फैक्टोरियल है, और ये 2n - 3 फैक्टोरियल। अच्छा रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ पर n फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पर n - 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये बराबर है 11:1 के। अब इसको ओपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा आपका 2n - 1, ये आ जाएगा 2n - 2, और 2n - 3 फैक्टोरियल पे रोक कर इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6। तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसको जब ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा n, फिर होगा n - 1, फिर होगा n - 2, और फिर n - 3 फैक्टोरियल से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 11:1। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हमने ये n और ये n भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर बच गया। अगर मैं इसका 2 भी कॉमन बाहर निकाल लूँ तो ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर सीधे 4 लिख दिया। यहाँ पर 2n - 1 लिख रहने दिया, और यहाँ पर n - 1 हो जाएगा जब आप 2 कॉमन निकालोगे। नीचे क्या लिखा है n - 1 और n - 2, तो n - 1 वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8n - 4 और यहाँ पर 11n - 22। तो ये इसके पास जाएगा तो 3n बनेगा, 22 में से 4 गया तो कितना आएगा 18, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर सवाल आ गया कि इफ npr इज इक्वल टू npr+1 एंड एनसीआर इज इक्वल टू NCR - 1 फाइंड NNR। तो आपको दो चीजें दी गई हैं और अननोन भी दो हैं, निकल जाएंगे। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें,
ठीक है, इसके हिसाब से हम बात करें तो हमने लिखा यहाँ पर कि n फैक्टोरियल होगा और यहाँ पर क्या होगा n माइनस आर फैक्टोरियल होगा। और ये सामने क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसको हम आमने सामने लिख देंगे। n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये जो लिखा है n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ n माइनस आर इंटू में n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और सामने भी n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस आर की वैल्यू वन आ जाएगी, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा n फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखा हमने r फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखा हमने n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा n फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखा हमने r माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ पर लिखा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, अब ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे तो यहाँ पर r फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ पर r माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पर r फैक्टोरियल को r लिखूंगा और r माइनस वन फैक्टोरियल कर दूंगा, और यहाँ पर मैं n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पर r माइनस वन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये n माइनस आर प्लस वन बनेगी और फिर बनेगी n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, तो माइनस वन करने से वन हट जाएगा फैक्टोरियल, तो n माइनस आर फैक्टोरियल ये चला जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल ये चला जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ तो r बच रहा है और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये n माइनस आर प्लस वन दिख रहा है, तो यहाँ पर टू आर माइनस एन इज इक्वल टू वन बचेगा। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन ये आ गई। अब आपके पास में दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आप बोल सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिल जाएगा, एन और आर मिल जाएगा। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ बोला टू एन सी एन की वैल्यू टू टू दावर एन इंटू वन इंटू थ्री इंटू फाइव से लेकर टू एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल के बराबर है, प्रूफ करो। तो मैंने लिखा टू एन सी एन जो है वो एक्चुअली में कैसे ओपन होगा, टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल और टू एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से टू एन फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पर एन फैक्टोरियल का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा टू एन, फिर हो जाएगा टू एन माइनस वन, फिर हो जाएगा टू एन माइनस टू, ऐसे करते करते हम फोर, इस लाइन को हटाना ही पड़ेगा, फोर डॉट थ्री डॉट टू डॉट वन यहाँ तक चले जाएंगे। नीचे हमारे पास एन फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको अभी हम एज इट इज रहने दें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो टू के मल्टीपल वाले आपको दिख रहे होंगे, है ना, एक टू एन माइनस वन टू एन माइनस थ्री वाला दिख रहा होगा, तो हमने लिखा है यहाँ पर टू एन माइनस टू, ठीक है, और टू एन माइनस फोर, ऐसे करते करते फोर टू ये वाला पार्ट ले लिया, और एक हमने ले लिया कितना, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, ऐसे करते करते थ्री, या इसको फाइव से ले लेते हैं, फाइव थ्री वन ये ले लिया। ठीक है, आप चाहो तो इसका ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर एन फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, दिख तो रहा है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट में अगर मैं टू कॉमन निकाल लूँ तो ये टू टू दावर एन बाहर आएगा, और इसको अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ इस तरफ, तो ये हो जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री, ऐसे करते करते हम टू तो कॉमन ले लिया था, हम एन तक आ जाएंगे। ये काम खत्म। इसको भी अगर मैं उल्टा लिख दूं यहाँ से इस तरह से, वन इंटू थ्री इंटू फाइव, ऐसे करते करते मैं टू एन माइनस वन तक आ जाऊं, और यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है वो एन फैक्टोरियल का स्क्वायर को मैं इस तरह दो अलग अलग करके लिख, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है ना ये भी एन फैक्टोरियल ही है, उससे ये चीज चली जाएगी। तो बाहर जो बचेगा वो क्या बचेगा, टू टू दावर एन, फिर वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू ऐसे करते करते टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, ओ हो,
2n-1, ये हो गया। और यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ अपॉन n फैक्टोरियल। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, सिंपल था ये। ठीक है, इसी तरह का मिलता जुलता हुआ सवाल हमने परम्यूटेशन में भी किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को भी परेशानी है क्या? है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, जल्दी बताओ। आसान है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, ये मेरे ख्याल से हमारा लास्ट सवाल होगा आज का। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल में हम क्या करने वाले हैं, हमको बोला इफ n+2 C8 का रेशियो n-2 P4 के साथ 57:16 है तो n किलो निकालो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये n+2 फैक्टोरियल है, थोड़ा सा सही से लिख दें, n+2 फैक्टोरियल है, और ये 8 फैक्टोरियल है, और ये n+2 - 8 फैक्टोरियल है। ये सामने रेशियो है इसका, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यहाँ पर n-2 फैक्टोरियल आएगा, और ऊपर इस तरफ आ जाएगा n-2 - 4 यानी n-6 फैक्टोरियल, और ये सामने 57/16 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये n+2 लिख सकते हैं, n+1 लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, n-1 लिख सकते हैं, और n-2 फैक्टोरियल लिखेंगे, उससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो 8 फैक्टोरियल है इसको हम यहाँ ले आते हैं और यहाँ लिख देते हैं 57/16 इंटू 8 फैक्टोरियल। और यहाँ पर ये जो है ये n-6 फैक्टोरियल है, और ये n-6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो नीचे यहाँ पर 1 बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में आपके पास क्या बचा, n+2, n+1, n और n-1। 57 को हमने लिख दिया 3 × 19, यहाँ 16 लिखा हुआ है, इसको हमने लिखा 8 × 7 × 5 4 3 2 1, 8 7 5 4 3 2 1, यहाँ एक 6 भी आएगा। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमने देखा कि यहाँ से ये जो 8 है और ये जो 2 है, ये 16 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर ये जो 3 है और ये जो 6 है, ये क्या बन जाएगा, 18। ये कितना है सर, ये है 19। ये कितना है सर, ये है 20। ये कितना है सर, ये है आपका 21। ये 21 × 20 × 19 × 18 है, और सामने लिखा है n+2, n+1, n और n-1। तो जब हमने इसको कंपेयर किया, इसी तरह के सवाल हमने परमुटेशन में भी किए हैं, इसको जब मैंने सॉल्व किया, मतलब इसको जब मैंने कंपेयर किया, तो मुझे दिखाई दिया कि अगर मैं n किलो 19 मानता हूँ तो एक कम करने पे 18 आना चाहिए, एक बढ़ाने पे 20 आना चाहिए, और एक और बढ़ा देने पे 21 आ जाना चाहिए। तो यानी कि हमसे n पूछ रहा था, तो n किलो कितनी होगी यहाँ पर, n किलो होगी यहाँ पर 19। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। चलो, तो आज के सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कुछ और अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।